हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। 3.1 स्लीप बेबी स्लीप, यानी सो जाओ बच्चे सो जाओ। ये एक लुल्लाबाई है। लुल्लाबाई यानी लोरी। स्लीप बेबी स्लीप, सो जाओ बच्चे सो जाओ। योर फादर हर्ड्स हीज शीप। फादर यानी पिता, हर्ड्स यानी चराना, शीप यानी भेड़ मेमने। तो इसमें बोला गया है कि सो जाओ बच्चे सो जाओ, तुम्हारे फादर मेमने चरा रहे हैं यानी भेड़ को चरा रहे हैं। योर मदर शेक्स द लिटिल ट्री। मदर यानी मम्मा, शेक्स यानी हिलाना, लिटिल ट्री छोटा पेड़, और तुम्हारी माँ छोटे से पेड़ को हिला रही है। फ्रॉम विच फॉल प्रीटी ड्रीम्स ऑन दी। दी मतलब पहले दी यूज होता था यू की जगह, इसका मतलब होता है तुम। ड्रीम्स यानी ख्वाब, प्रीटी यानी खूबसूरत, फॉल यानी गिरना। तो जो मदर जो छोटे से पेड़ को हिला रही है, उससे खूबसूरत ख्वाब तुम पर गिर रहे हैं। स्लीप बेबी स्लीप, सो जाओ बच्चे सो जाओ। स्लीप बेबी स्लीप, द हेवेंस आर वाइट विथ शीप। हेवेंस यहाँ पर आसमान को बोला गया है। तो यहाँ पर बताया है कि जो आसमान है वो सफ़ेद भेड़ से भरा हुआ है। वाइट शीप यानी सफ़ेद मेमने। फॉर दे आर लैम्प्स दो स्टार्स सो ब्राइट। और मेमने, लैम्प्स यानी मेमना, और लैम्प्स किसको कहा गया है? सितारों को, यानी जो तारे हैं उनको ऐसा बताया गया है कि जो तारे हैं आसमान में वो बहुत सारी भेड़ है एक ग्राउंड में। एंड द मून्स शेफर्ड ऑफ द नाइट। और चांद को क्या बताया गया है? शेफर्ड। शेफर्ड यानी चरवाहा, ऐसा शख्स जो भेड़ बकरियों को चराता है। स्लीप बेबी स्लीप, तो तुम सो जाओ बच्चे सो जाओ। स्लीप बेबी स्लीप एंड आई विल गिव दी अ शीप which with its golden bell. Sleep baby sleep and I will give thee a sheep. अब यहाँ पर माँ बच्चे से क्या कह रही है कि तुम सो जाओ बच्चे सो जाओ, और उसके बदले मैं तुम्हें एक शीप दूंगी। Which with its golden bell, जिसके पास क्या होगी? गोल्डन बेल होगी यानी सुनहरी घंटी होगी। Shall be a little playfellow for thee, जो कि तुम्हारे साथ एक खेलने के लिए रहेगा हमेशा। मतलब तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक फ्रेंड मिल जाएगा तुम्हें, इसीलिए सो जाओ जल्दी सो जाओ। स्लीप बेबी स्लीप। स्लीप बेबी स्लीप एंड ब्लीट नॉट लाइक अ शीप। ब्लीट यानी जो आवाज़ भेड़ बकरियां निकालती है उस आवाज़ को ब्लीट बोलते हैं। तो यहाँ पर उसकी मदर बोल रही है कि तुम सो जाओ और ऐसे भेड़ बकरियों की तरह आवाज़ें मत निकालो, यानी ब्लीट मत करो। और एल्स द शेफर्ड्स एंग्री डॉग विल कम। और एल्स यानी नहीं तो क्या हो जाएगा? द शेफर्ड्स एंग्री डॉग, एंग्री डॉग यानी गुस्से वाला कुत्ता, नहीं तो जो चरवाहा है जो शेफर्ड है उसका गुस्से वाला कुत्ता आ जाएगा, विल कम। एंड बाइट माई नॉटी रॉग, नॉटी रॉग यानी शरारती बच्चा,
और वो आके क्या करेगा? वो मेरे शरारती बच्चे को काट लेगा। इसीलिए स्लीप बेबी स्लीप। स्लीप बेबी स्लीप, गो आउट एंड हर्ट द शीप। अभी ये वाले स्टेंजा में जैसे कि माँ ने ऊपर बच्चे को एक डॉग से डराया था, तो अब इस स्टेंजा में माँ उस डॉग को भगा रही है। गो आउट एंड हर्ट द शीप, जाओ और तुम अपनी बकरियां चराओ। गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग गो। बार्किंग ब्लैक डॉग यानी भौंकता हुआ काला कुत्ता। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि जाओ यहाँ से, भौंकते हुए कुत्ते यहाँ से जाओ। एंड वेकन नॉट माई बेबी सो, और मेरे बच्चे को मत जगाओ। स्लीप बेबी स्लीप, सो जाओ बच्चे सो जाओ। स्लीप बेबी स्लीप इज अ ट्रेडिशनल लुल्लाबाई, यानी ये एक बहुत पुरानी लोरी है। अ लुल्लाबाई इज अ क्विक सूदिंग सॉन्ग दैट इज यूज टू लल अ चाइल्ड टू स्लीप। लुल्लाबाई यानी लोरी, और ये एक ऐसा गीत होता है जो माँ अपने बच्चे को सुनाती है सुलाने के लिए। द वेलकम यानी इस्तकबाल, स्वागत। तो इस चैप्टर में एक ड्रामा दिया गया है। इस ड्रामे में अलग अलग सीन हो रहे हैं। तो हम देखेंगे सीन 1। सीन 1, अ विलेज रोड, यानी एक गांव के रास्ते पर हो रहा है, जिसमें चतुर्भुज बाबू हैज़ कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज एमए एग्जामिनेशंस। चतुर्भुज बाबू ये एक शख्स का नाम है जो गांव लौटा है वापस अपना एमए का एग्जाम पास करने के बाद। होपिंग दैट एवरीवन विल मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम। होपिंग, और वो क्या उम्मीद लेकर लौटा है कि जब वो गांव में जाएगा तब सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे भाव देंगे, उसे इज्जत देंगे। विल मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम मतलब इज्जत देना, एहतराम करना। तो वो ये उम्मीद से गांव लौटा। देयर इज अ प्लम्प अफगान कैट विद हिम। उसके हाथ में एक मोटी अफगानी बिल्ली भी थी। अब देखते हैं क्या होता है। तभी वहां पर नील रतन आ गया। एंटर नील रतन। नील रतन ने कहा, हेलो देयर। नील रतन, हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव। हेलो चतुर बाबू, तुम कब लौट कर आए। चतुर्भुज ने कहा, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वेर ओवर। जैसे ही मेरे एमए के एग्जाम खत्म हुए वैसे ही आए। चतुर्भुज आगे कुछ बोलता उससे पहले नील रतन बोलने लगा, आह यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर। तुम्हारी बिल्ली तो बहुत अच्छी है। चतुर्भुज ने कहा, दिस ईयर द एग्जाम्स वेर वेरी। इस साल जो इम्तिहान थे वो बहुत। नील रतन ने दोबारा चतुर्भुज की बात को काट दिया और खुद कहने लगा, टेल मी वेयर डिड यू फाइंड द कैट। मुझे ये बताओ तुम्हें ये बिल्ली कहाँ से मिली। चतुर्भुज ने कहा, बॉट इट, खरीदी है। द सब्जेक्ट्स आई हैड ऑफर्ड, जो सब्जेक्ट्स मैंने चुने थे। नील रतन ने दोबारा चतुर्भुज की बात को काटा और कहने लगा, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट। तुमने कितने में ये बिल्ली खरीदी है। चतुर्भुज ने कहा, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। नील रतन बाबू, हैज़ एनीबडी पास्ड एनी एग्जाम्स इन आवर विलेज। चतुर्भुज ने कहा कि मुझे नहीं पता, और तुम मुझे ये बताओ नील रतन बाबू कि क्या हमारे गांव में किसी ने भी एग्जाम को पास किया है। नील रतन ने कहा, ओह लॉट्स ऑफ देम, हाँ बहुत सारे लोग। बट यू वोंट सी अ कैट लाइक दैट इन दिस पार्ट्स, लेकिन आज तक ऐसी बिल्ली कहीं नहीं देखी होगी किसी ने। चतुर्भुज अपने आप से कहने लगा, कन्फाउंड हिम,
ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट। ये कैसा शख्स है जो सिर्फ बिल्ली के बारे में ही बात कर रहा है। इट डज नॉट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई MA। इसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि मैंने MA का एग्ज़ाम पास किया है। इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तभी वहाँ पर ज़मींदार आते हैं। एंटर द ज़मींदार। ज़मींदार ने कहा, आह चतुर्भुज, वॉट हैव यू बीन डूइंग इन कैलकत्ता ऑल दिस टाइम। अरे चतुर्भुज, तुम इतने दिन से कलकत्ता में क्या कर रहे थे। चतुर्भुज ने कहा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई MA सर। मैंने अभी अभी अपना MA मुकम्मल किया है। ज़मींदार, ओह दिस कैट ऑफ योर्स इज़ अ स्टनर, आई मस्ट से। तुम्हारी ये बिल्ली तो बहुत दिलरुबा है। वाई डोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस विथ योर कैट समटाइम दिस इवनिंग। तुम शाम में अपनी बिल्ली के साथ मेरे घर क्यों नहीं आ जाते कुछ देर के लिए। द बॉयज़ वुड बी डिलाइटेड। बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। चतुर्भुज ने कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। दे हैव नॉट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों ने मुझे बहुत वक्त से नहीं देखा है। चतुर्भुज की ये बात सुनकर ज़मींदार ने कहा, यस आई सपोज सो। हाँ हाँ, वो भी है, बट वॉट आई मीन इज़ इवन इफ यू कांट कम योर सेल्फ, सेंड बेनी राउंड विद द कैट। ज़मींदार ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन मेरी बात का मतलब ये है कि अगर तुम नहीं भी आ सके तो बेनी के हाथों बिल्ली को मेरे घर भिजवा देना। आई वॉन्ट द बॉयज़ टू सी इट। मैं चाहता हूँ कि बच्चे बिल्ली को देख लें। इतना कहकर ज़मींदार वहाँ से चला गया। एग्जिट ज़मींदार। अब वहाँ पर किसकी एंट्री होती है। एंटर अंकल सतू। सतू अंकल की एंट्री होती है। सतू अंकल ने कहा, हाउ आर यू माई बॉय। मेरे बच्चे कैसे हो तुम। बीन अवे अ लॉन्ग टाइम हैवेंट यू। बहुत दिन से तुम यहाँ पर नहीं थे, है ना। चतुर्भुज ने कहा, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। देयर वेर सो मैनी एग्जामिनेशंस। वहाँ पर बहुत सारे इम्तिहानात थे। सतू ने कहा, दिस कैट ऑफ योर्स। तुम्हारी ये बिल्ली। इतना सुनते ही चतुर्भुज ने कहा, फ्यूरियसली, आई एम गोइंग होम। गुस्से से कहा, मैं घर जा रहा हूँ। सतू, हे वेट अ मिनट, दिस कैट। अरे एक मिनट रुको, ये बिल्ली। चतुर्भुज, नो सर, आई हैव गॉट वर्क टू डू। नहीं काका, मुझे काम है। सतू, ओह कम ऑन नाउ, आंसर अ सिविल क्वेश्चन, दिस कैट। अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये बिल्ली। चतुर्भुज स्ट्राइड्स अवे विदाउट अनदर वर्ड। चतुर्भुज एक अल्फाज कहे बगैर वहाँ से चला गया। जब चतुर्भुज वहाँ से चला गया तब सतु अंकल कहने लगे, जस्ट लुक एट दैट, ज़रा देखो तो। इट्स एजुकेशन दैट्स ruining दिस यंग पीपल। ये तालीम है जो आजकल के लोगों को बिगाड़ रही है। वी नो दैट दे आर वर्ड बट दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसीट। कंसीट यानी गुरूर, घमंड। वर्थ यानी वैल्यू, हैसियत। ruining यानी बिगाड़ना। तो सतु अंकल ने कहा, ज़रा देखो तो, ये तालीम की वजह से आजकल के नौजवान कितने बिगड़ गए हैं। हमको पता है कि इनकी क्या हैसियत है, लेकिन ये तो पूरे गुरूर से भर चुके हैं। सीन 1 होने के बाद अब हम देखेंगे सीन 2। सीन 2, जब चतुर्भुज अपने घर में आ जाता है, इनसाइड चतुर्भुज हाउस। उससे पहले क्या होता है वहाँ पर, ये हम देखेंगे। मेड, मेड यानी नौकरानी। मदर, दादा बाबू हैज़ कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर। दादा बाबू यहाँ पर चतुर्भुज को कहा जा रहा है। जो चतुर्भुज के घर की ये नौकरानी है,
वो आके चतुर्भुज की मदर को बोलती है कि अम्मा, दादा बाबू आ चुके हैं और वो बहुत गुस्से में है। उनकी माँ पूछती है, वाई, व्हाट्स द मैटर, क्यों, मसला क्या है? तब नौकरानी कहती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और उतने में वहाँ पर चतुर्भुज आ जाते हैं। जैसे ही चतुर्भुज आते हैं तो उनके घर का छोटा बच्चा यानी चतुर्भुज का छोटा भाई उनसे कहने लगता है, दादा, कैन आई हैव दिस कैट, क्या मुझे ये बिल्ली मिल सकती है? चतुर्भुज ने कहा, कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट। चतुर्भुज ने उस बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहा, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, सारा दिन बस बिल्ली, बस इतना ही। तब चतुर्भुज की अम्मा कहती है, नो वंडर द पुअर बॉय इज एंग्री, he comes home after such a long time and these birds start annoying him। चतुर्भुज की अम्मा कहने लगी कि बेचारे लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो, एक तो वो इतने दिन बाद घर आया है और सब उसको सताने लग गए हैं। टू चतुर्भुज। अब उनकी अम्मी चतुर्भुज से कहने लगी, लेट मी हैव द कैट सन, ये बिल्ली मुझे दे दो बेटा। आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय, ये बिल्ली मुझे दे दो, मैं इससे थोड़ा खाना और दूध देती हूँ जो मैंने निकाल कर रखा है। अम्मी की ये बात सुनकर चतुर्भुज कहने लगे गुस्से से, फ्यूरियसली, हियर मदर, यू कैन हैव द कैट एंड फीड इट ऑल यू वांट। ए लो अम्मी, इस बिल्ली को पकड़ो और तुम इसे जो खिलाना चाहते हो वो खिलाओ। आई शांट स्टॉप टू ईट, आई शांट स्टॉप टू ईट, मैं एक मिनट भी यहाँ पर खाने के लिए नहीं रुकूंगा। आई एम लिविंग एट वंस, मैं अभी घर छोड़ रहा हूँ। मदर कहने लगी प्लेंटिवली, वॉट मेक्स यू से सच अ थिंग, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? योर मील्स इज रेडी एंड वेटिंग डियर, योर मील इज रेडी एंड वेटिंग डियर, तुम्हारा खाना तैयार है और इंतज़ार कर रहा है। यू कैन सिट डाउन टू इट एज सुन एज यू हैव हैड योर बाथ, तुम नहा धो लो और फिर वैसे ही खाने के लिए बैठ जाओ। चतुर्भुज ने कहा, नो आई एम लिविंग, नहीं मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट इन दिस पार्ट्स, नो वन केयर्स फॉर मैन ऑफ वर्थ, किक्स आउट एट द कैट। किक्स आउट एट द कैट यानी चतुर्भुज बिल्ली को लात मारते हुए कहा, नहीं मैं अभी जा रहा हूँ, तुम सब इस बिल्ली के पीछे पागल हो, यहाँ पर पढ़े लिखे इंसान की कोई कदर ही नहीं है। तब ये देखकर जो चतुर्भुज की आंटी थी उन्होंने कहा, डोंट हर्ट द कैट, कैट को मत मारो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। शी हैज़ नॉट डन एनी हार्म, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। चतुर्भुज ने कहा, व्हेन इट कम्स टू अ कैट यू आर ऑल हार्ट बट यू हैव नो पिटी फॉर ह्यूमन बींग्स, एग्जिट। चतुर्भुज ने यह कहकर वहाँ से चला गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सबको इस बिल्ली से हमदर्दी है, यानी जब बिल्ली की बात आती है तब सबको दुख होता है, लेकिन तुमने एक इंसान के लिए ज़रा भी दुख व गम नहीं है। छोटी बच्ची, लिटिल गर्ल, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए कहने लगी, कम एंड सी अंकल हरी, व्हाट अ बिग फैट टेल, इधर आके देखो तो अंकल हरी, इसकी मोटी दूम। हरी अंकल ने कहा, हुज टेल, किसकी दूम? चतुर्भुज, चतुर्भुज की। तब लड़की ने कहा, नहीं ये बिल्ली की, नो दैट्स कैट, नो द कैट्स। यहाँ पर हमारा दूसरा सीन भी ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे थर्ड सीन की तरफ, यानी सीन थर्ड। पहले सीन में हमने देखा कि चतुर्भुज जब अपने गांव में आ रहा था तब रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। दूसरे सीन में हमने देखा कि चतुर्भुज के घर के अंदर क्या माहौल था। अब तीसरे सीन में हम देखेंगे वापस से सड़क का मंजर, जिसमें चतुर्भुज अपने हाथ में एक बैग लिए जा रहा है बिना बिल्ली के। ऑन द रोड एंटर चतुर्भुज बैग इन हैंड विदाउट द कैट। अब उसके पास बिल्ली तो नहीं है लेकिन उसके हाथ में एक बैग है, क्योंकि वो वहाँ से जा रहा था घर छोड़ के।
देखते रास्ते में क्या हुआ। साधु चरण, सर वेयर इज द सर वेयर इज दैट कैट ऑफ योर्स? तुम्हारी बिल्ली कहाँ है? चतुर्भुज ने कहा, इट्स डेड, वो मर गई है। साधु चरण ने कहा, हाउ सैड, कितना बुरा हुआ। हाउ डिड इट हैपन, कैसे हुआ ये? चतुर्भुज ने इरिटेबली यानी चिढ़कर कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। परन, हेलो व्हाट्स हैपेंड टू योर कैट? हेलो, तुम्हारी बिल्ली को क्या हुआ? चतुर्भुज ने कहा, इट्स डेड, वो मर गई है। परन, नो रियली, हाउ, क्या सच में, कैसे? चतुर्भुज ने कहा, द सेम वे ऑल ऑफ यू विल डाई, बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप। परन ने कहा कि नहीं, सच में, कैसे? तब चतुर्भुज ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम सब भी मरने वाले हो, एक एक करके रस्सी से लटक कर। परन ने कहा, गुड गॉड, ही इज पॉजिटिवली फ्यूरियस, बाप रे, ये तो बहुत गुस्से में है। अ स्वाम ऑफ अर्किन्स रन आफ्टर चतुर्भुज, स्वैम ऑफ अर्किन्स यानी शरारती बच्चों का झुंड, जो कि चतुर्भुज के पीछे दौड़ने लगा। क्लैपिंग एंड टीजिंग हिम विद क्राइज ऑफ पुस्सी कैट एंड पुस्सी कैट। अब पूरे गांव के शरारती बच्चे चतुर्भुज के पीछे तालियां बजाते हुए चिढ़ाते हुए दौड़ रहे थे, पुस्सी कैट पुस्सी कैट। और यहाँ पर हमारा ड्रामा ख़त्म होता है। कर्टेन्स यानी पर्दे गिरते हैं। अडाप्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये ड्रामा रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्ले में से लिया गया है। चैप्टर नंबर 3.3, न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं न्यूज़ का एनालिसिस, यानी अखबारात की आज हम थोड़ी सी जांच करेंगे, यानी थोड़ा सा उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, उसको स्टडी करेंगे कि अखबार के आर्टिकल्स में क्या दिया रहता है। तो इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट ऑल दैट इज प्रिंटेड ऑन पेपर मस्ट बी ट्रू एंड रिलायबल। बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि जो भी चीज़ अखबार में छपी होती है वो सही और सच्ची होती है। बट वी ऑल्सो कम अक्रॉस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आइटम्स दैट डू नॉट मैच और डू नॉट टैली विथ फैक्ट्स। लेकिन हम कई बार ऐसी चीज़ों के ऐसी इंफॉर्मेशंस का सामना करते हैं जो हमारी असलियत यानी जो हमारी रियलिटी से मैच नहीं करती है और जिसमें सच्चाई हमें नज़र नहीं आती है। आवर ओन एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ एक्सेट्रा, जैसे कि हमारे खुद के तजुर्बे होते हैं, हमारी खुद के एक आइडियाज़ होते हैं, उससे वो जो चीज़ें दी गई होती है न्यूज़पेपर में वो मैच नहीं करती। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक वेल and carefully about what we read or hear before we form our opinion। तो इसीलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, इससे पहले कि हम अपनी कोई राय कायम करें। ऑफ कोर्स यू मस्ट डू इट विद एन ओपन माइंड, और बिल्कुल हमें ये सब करना होगा एक खुले जहन के साथ। न्यूज़ एनालिसिस में सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, क्लोज शूज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल्स, यानी जो जूते हैं अब वो पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल्स में। तो बेंगलुरु से ये खबर है, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test। यानी जो शिवम इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु का, उन्होंने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने डूज़ और डोंट्स बताए हैं, यानी
कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। अब वो लिस्ट उन्होंने किन के लिए जारी की है? उनके वो कैंडिडेट्स, उनके वो बच्चे जो ये साल एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, यानी दाखिले की परीक्षा देने वाले हैं टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर। उनके इतने फेमस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे दाखिला लेने वाले हैं, वो जो एग्ज़ाम में दे बैठने वाले हैं, वो जो एग्ज़ाम देंगे अभी, उसके लिए ये लिस्ट जारी की है। और उन्होंने इस लिस्ट में क्या बताया है? द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल वेयरिंग क्लोज शूज़, बूट्स, इवन सॉक्स। तो उन बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिन्होंने शूज़ पहने होंगे या गमबूट पहने होंगे या किसी ने मोज़े भी पहने होंगे तो भी। Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators, and other electronic gadgets. और मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफ़ोन, कैलकुलेटर और जितने भी डिजिटल सामान हैं, वो सब भी लेकर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। पाउचेस, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स एंड इवन पेन्स, यहाँ तक के जो पाउच है, जो कागज़ है, कोरे कागज़ भी और कोई भी प्रिंटेड मटेरियल, यहाँ तक के पेन भी लेकर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स। इन्विजिलेटर्स यानी जो सुपरवाइज़र होता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हमारा करवाते हैं, उनको इन्विजिलेटर्स कहते हैं। तो जो पेन है वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में उनकी तरफ से दी जाएगी। तो ये हमारा पहला आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे दूसरे आर्टिकल को। रितिका टेक्स अ ब्रेक। रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, यानी जो रितिका नाम की अदाकारा है, यानी जो एक्ट्रेस है, इन्होंने एक्टिंग से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया है। तो ये खबर है मुंबई से, सितंबर 9 के दिन। फेमस एक्ट्रेस रितिका, हु इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड, इज़ ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस। यानी जो बहुत मशहूर अदाकारा है, जो बहुत मशहूर एक्ट्रेस रितिका है, ऐसा माना जा रहा है कि वो अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेगी। फेमस एक्ट्रेस रितिका, हु इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड, इज़ ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस। जो बहुत मशहूर अदाकारा है रितिका, जिसको बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा मुआवज़ा यानी सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाली एक्ट्रेस भी कहा जाता है, तो वो अभी तैयार है अपने फैंस का दिल तोड़ने के लिए। In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films. अभी हाल ही में उनकी एक बातचीत में, जो कि एक जर्नलिस्ट से उनकी बातचीत थी, उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो अभी आगे और फिल्म साइन नहीं करेगी आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने जो उनकी सबसे बड़ी बजट वाली मूवी एंट आने वाली है, उसके बाद वो नई फिल्म्स को साइन नहीं करेगी। शी रिफ्यूज़ टू गिव एनी रीजंस फॉर हर डिसीजन, और इसके पीछे की वजह बताने से उन्होंने इनकार कर दिया है। However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. लेकिन सोर्सेज के हिसाब से, यानी सूत्रों के मुताबिक, ये पता चला है कि वो अभी अपना करियर बनाने की सोच रही है पॉलिटिक्स में, इसीलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है अपनी एक्टिंग से। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 2 भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल 3 पर। मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, यानी इतिहास का सबसे खतरनाक वक्त। तो ये खबर आई है लंदन से। द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, जो सबसे फेमस फिजिक्स के जो प्रोफेसर है और जो साइंटिस्ट भी है, स्टीफन हॉकिंग, उनसे मुताल्लिक ये खबर है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए देखते हैं।
has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. उनका ये कहना है कि जो आदमज़ात है यानी जो आज के लोग हैं, ये इतिहास का सबसे खतरनाक वक्त फेस कर रहे हैं। He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. उन्होंने ये कहा है कि जो आज का दौर है तो हम सबसे ज़्यादा खतरनाक मसलों से गुज़र रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मौसम में अचानक से तब्दीली, ओवर पॉपुलेशन यानी तादाद में एकदम ज़्यादा इजाफ़ा, और एपिडेमिक डिज़ीज़ यानी जो वबाई बीमारी है, जो बीमारियां हैं, जो मौसम में तब्दीलियां हैं और जो बढ़ती तादाद है, ये सब एक ऐसे मसले हैं जो कि इंसानी दौर में सबसे ख़तरनाक है। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लीव। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो ये सब चीज़ों को बर्बाद कर रही है, मतलब वो ये सब बर्बाद कर रही है जिस धरती पर हम रहते हैं उसी धरती को, एंड हैव नॉट yet डेवलप द एबिलिटी टू एस्केप इट। और हमारे पास कोई भी ऐसा अब तक के मैसर नहीं है जिससे हम धरती को बचा सकें। परहैप्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ, शायद आज से 100 साल बाद, वी विल हैव बिल्ड कॉलोनीज एमिड द स्टार्स। हम सितारों पर अपनी बस्तियां बसा लें, बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। तो उनका कहना ऐसा है कि शायद आज से 100 साल बाद हम सितारों पर अपने घर बसा लें, हम सितारों पर रहने चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल वक्त हमारे पास एक ही सैयारा है, वो है हमारी धरती। हम सबको मिलकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसे बचाना चाहिए। हाउकिंग रोड रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर। ऐसा उन्होंने गार्डियन न्यूज़पेपर में लिखा है। तो ये आर्टिकल वहाँ से लिया गया है। अब हम देखेंगे हमारा चौथा आर्टिकल, जो कि क्विक क्योर फॉर एलिमेंट्स। क्विक क्योर यानी एकदम जल्दी इलाज, एलिमेंट्स यानी बीमारियाँ, तो जल्द इलाज हर बीमारी के लिए। तो स्टाफ रिपोर्टर की तरफ से ये खबर है कवठे नाम के गांव से। हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक एवरी आवर टू रालेवाड़ी, अ टाइनी सेटलमेंट नियर अम्बेगांव। अम्बेगांव के नज़दीक एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम है रालेवाड़ी। तो वहाँ पर हर रोज़ घंटों घंटों तक कई लोगों का हुजूम जमा होता है। दे वेट इन लॉन्ग विंडिंग क्वीज इन द हॉट सन। वो लोग बहुत तेज़ तपती धूप में लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। टू गेट अ स्पेशल पाउडर फ्रॉम मीरा बाबा। मीरा बाबा से एक ख़ास तरह का पाउडर लेने के लिए। मीरा बाबा जो कि ये क्लेम करते हैं, ये बताते हैं, हु क्लेम्स दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज़, कि उनके पास का जो पाउडर है वो हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज़। उन्होंने ये पाउडर हिमालय की एक ख़ास जड़ी बूटी से तैयार किया है। Unwilling to give the exact name and source of the herb, he only says that it was revealed to him. उन्होंने उस जड़ी बूटी का नाम और उसका सही पता देने से इनकार कर दिया है। He offers it at ₹25 a packet, और वो उस पाउडर का पैकेट सिर्फ 25 रुपये में देते हैं। Each packet is specially blessed by him, और हर पैकेट पर उनका खास आशीर्वाद होता है। Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. उनके कुछ मानने वालों का ये कहना है कि उन्होंने इस पाउडर की मदद से हज़ारों लोगों की बीमारियों को दूर किया है, हज़ारों लोगों को ठीक किया है। However, डॉक्टर कर्निक ऑफ अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल says that, लेकिन दूसरी तरफ जो सिविल हॉस्पिटल ऑफ अम्बेगांव के जो डॉक्टर है, डॉक्टर कर्निक, उनका कहना ये है कि The number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. कि कुछ हफ्तों में ही उनके जो गांव के उनके जो अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है।
ऐसा डॉक्टर करने का कहना है। तो हमारा चौथा आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया है। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 3.4 प्लीज डोंट रीड दिस पोयम। आज हम देखेंगे 3.4 ये वाली पोयम जिसका नाम है प्लीज डोंट रीड दिस पोयम, यानी मेहरबानी करके इस नज़म को मत पढ़ो। देखते हैं इस पोयम में क्या दिया गया है। प्लीज डोंट रीड दिस पोयम, मेहरबानी करके इस नज़म को मत पढ़ो। प्लीज डोंट रीड दिस पोयम, इट्स ओनली मेंट फॉर मी। इस पोयम को मत पढ़ो, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। दैट्स इट, इतना ही। जस्ट मूव अलोंग नाउ, अभी आगे बढ़ जाओ। देयर इज़ नथिंग हियर टू सी, यहाँ पर देखने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो पहले स्टैंजा में ये बताया गया है कि इस पोएम को मत पढ़ो, क्योंकि जो लेखक है यानी जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी गई है। तुम अभी इसी वक्त आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए कुछ नहीं है। बिसाइड्स आई एम श्योर यू हैड रेदर। बिसाइड्स यानी बावजूद, इसके बावजूद मुझे पता है कि तुम नहीं गए हो। जस्ट गो आउटसाइड एंड प्ले, अभी बाहर जाओ और खेलो। सो पुट द पोएम डाउन नाउ, और अभी इस पोएम को नीचे रख दो। एंड स्लोली बैक अवे, और धीरे से चले जाओ। हे वाई आर यू स्टिल रीडिंग, हे तुम अभी भी क्यों पढ़ रहे हो। दैट इज़ नॉट वेरी नाइस, ये अच्छी बात नहीं है। आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली, मैंने तुम्हें एक दफ़ा अच्छे से समझाया, अच्छे से बोला है। डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, मुझे दोबारा से दोहराने मत लगाओ। आई एम टेलिंग यू इट्स प्राइवेट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट है, ये मेरी ज़ाती है, मेरी खुद की है। डू नॉट रीड वन मोर लाइन, एक लाइन भी आगे मत पढ़ो। हे दैट्स वन मोर, नाउ स्टॉप इट, अरे तुमने दोबारा कर लिया, अब रुक जाओ। दिस इज़ नॉट योर्स इट्स माइन, ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। यू आर नॉट अलाउड टू रीड दिस, तुम्हें ये पोएम पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यू रियली हैव टू स्टॉप, तुम्हें सच में रुक जाना चाहिए। इफ़ यू डोंट क्वाइट दिस इंस्टेंट, आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप, कॉप यानी पुलिस। अगर तुम इसी वक्त, इसी क्षण, इसी लम्हे नहीं रुके तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। इंस्टेंट यानी इसी लम्हे, इसी वक्त। स्वेयर यानी कसम। ही विल ड्रैग यू ऑफ इन हैंडकफ्स, हैंडकफ्स यानी हथकड़ियाँ। और पुलिस जब आएगी तो वो क्या करेगी, वो तुम्हें हथकड़ियाँ डालकर ले जाएगी। ही विल लॉक यू अप इन जेल, और वो तुम्हें जेल में ले जाकर बंद कर देगी, लॉक कर देगी। एंड लीव यू देयर फॉर एवर, फॉर एवर यानी हमेशा, और तुम्हें हमेशा के लिए जेल में छोड़ देगी। अनटिल यू आर ओल्ड एंड फ्रेल, जब तक तुम बूढ़े और कमज़ोर नहीं हो जाते। योर फ्रेंड्स विल ऑल फॉरगेट यू, तुम्हारे सब दोस्त तुम्हें भूल जाएंगे। यू वोंट बी इवन मिस्ड, और तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं होगा। योर फैमिली टू विल लाइकली फॉरगेट दैट यू एग्जिस्ट, और तुम्हारे परिवार वाले भी ये भूल जाएंगे कि तुम भी हुआ करते थे। क्या क्या तुम भी उनके घर में मौजूद थे कभी। सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। एंड ऑल बिकॉज यू रीड दिस, और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने इसे पढ़ा है। इंस्टेड ऑफ हैविंग फन, यानी ये सब तुम्हारे साथ इसलिए होगा कि मज़ा छोड़कर, बाहर जाकर खेलना और दूसरे मज़े छोड़कर तुम ये पोएम पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इट्स टू लेट नाउ एमिगो, एमिगो यानी फ्रेंड्स, अभी तो बहुत देर हो गई है दोस्त। द पोएम इज़ नियरली डन, अब तो ये नज़म ख़त्म हो गई है, अब तो ये नज़म ख़त्म होने वाली है। देयर इज़ ओनली वन सल्यूशन,
अब तो इसका एक ही हल है। हियर इज़ वॉट यू विल हैव टू डू। जो अभी तुम्हें करना है, और वो हल क्या है? टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने सारे दोस्तों और परिवार वालों को बताओ। दे शुड नॉट रीड इट टू। कि उन्हें उन्हें भी इस पोयम को नहीं पढ़ना चाहिए। केन नेस्बिट। 3.5 द रेड हेडेड लीग। तो जो आज का हमारा चैप्टर है 3.5, इसका नाम है लाल बाल वालों की तंजीम। लीग यानी तंजीम, एक कम्युनिटी। रेड हेड यानी लाल सर वाले। तो थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। Sherlock Holmes is probably the most famous and most popular private detective in the world of detective stories and novels. Sherlock Holmes ये एक कैरेक्टर का नाम है, और शायद ये दुनिया के सबसे फेमस और सबसे मशहूर डिटेक्टिव है जिनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज और नॉवेल्स बनी हैं। He is known for his keen observation, knowledge of many fields, and ability to make accurate guesses. शर्लॉक होम्स इसलिए इतने फेमस है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी खासियत है, जैसे उनका एकदम बारीक ऑब्जर्वेशन, एकदम ध्यान से जो वो चीज़ों को देखते हैं, उनकी नॉलेज, हर फील्ड में उनको बहुत नॉलेज है, और उनका जो अंदाज वो एकदम सही होता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शर्लॉक होम्स कोई सच में एक इंसान नहीं थे, ये सिर्फ एक कैरेक्टर है। सर आर्थर कैनन डॉयल was a doctor by profession, but he is best known for his crime fiction. तो जो सर आर्थर कैनन डॉयल है, उनकी नॉवेल्स में वो शर्लॉक होम्स को दिखाते हैं। मतलब शर्लॉक होम्स किसका बनाया हुआ कैरेक्टर है? आर्थर कैनन डॉयल का। और ये तो एक डॉक्टर है प्रोफेशन से, लेकिन ये अपनी क्राइम फिक्शन की नॉवेल्स और स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। द रेड हेडेड लीग वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट स्टोरीज। तो जो लाल बाल वालों की तंजीम है, ये नाम की जो स्टोरी है, ये उनकी फेवरेट स्टोरी थी। तो देखते हैं इस कहानी में क्या दिया गया है। द रेड हेडेड लीग पार्ट 1, मिस्टर विल्सन स्टोरी। तो इसके पहले पार्ट में मिस्टर विल्सन नाम के एक आदमी का जिक्र है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मिस्टर विल्सन की कहानी शुरू होती है। कहानी When I called upon my friend मिस्टर शर्लॉक होम्स। जब मुझे मेरे दोस्त ने, यानी जो शर्लॉक होम्स मेरा दोस्त है, जब उसने मुझे बुलाया तब मैं वहाँ पर गया। मैंने देखा ही वॉज कन्वर्सिंग विद अ विजिटर। मैंने देखा कि वो एक अजनबी से बात कर रहा है। हु वॉज एन एल्डरली मैन विथ फियरी रेड हेयर। जो कि एक बुजुर्ग शख्स है, एक ज़्यादा उम्र वाला आदमी है जिसके भड़कीले लाल बाल है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो जो मेरा दोस्त होम्स है, उसने मुझे उस अजनबी के साथ मिलाया, मतलब तारुफ करवाया। होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर। उस विजिटर का नाम था, यानी उस अजनबी का नाम था मिस्टर जेम्स विल्सन। ही वॉज अ पॉन ब्रोकर। वो एक साहूकारी था, यानी जो ब्याज का काम करते हैं, उसका वो काम था, उसका वो पेशा था। होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी। होम्स ने मिस्टर जेम्स विल्सन से कहा कि आप अपनी स्टोरी दोहरा दीजिए। ही बिगेन बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। अब वो जो शख्स था जिसका नाम मिस्टर विल्सन था, वो अपनी कहानी शुरू करता है न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिखाते हुए। सबसे पहले देखते कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में क्या दिया गया था। टू द रेड हेडेड लीग, यानी लाल बाल वालों की तंजीम के लिए। देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग। हमारी तंजीम में एक जगह खाली है एक मेंबर की। एंड द सैलरी इज़ £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज। और इसकी सैलरी दी जाएगी £4 हर हफ्ते के लिए। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे। तो जितने भी लाल बाल वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मंडे के दिन एट 11 o'clock, 11 बजे, टू डंकिन रोज एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट। इस एड्रेस पर, यानी इस पते पर
जितने भी लाल बाल वाले हैं तो वो मंडे के दिन 11 बजे अप्लाई कर सकते हैं इस नौकरी के लिए, जो कि रेड हेडेड लीग में एक जगह खाली है उस मेंबर के लिए। अब वो जो अजनबी है वो अपनी कहानी शुरू करते हैं। द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months अगो। ये जो इश्तिहार है, यानी जो एड है, ये मुझे अखबार में 2 महीने पहले दिखा। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पाउल्डिंग हैड शोन इट टू हिम। तो जो मिस्टर विल्सन है, यानी जो अजनबी, उसका नाम मिस्टर विल्सन है, उसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम है स्पाउल्डिंग। स्पाउल्डिंग ने ये इश्तिहार, यानी जो ये एड है न्यूज़पेपर का, मिस्टर विल्सन को लाके दिखाया था। मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पाउल्डिंग। मिस्टर विल्सन अपने असिस्टेंट को पसंद करते थे क्योंकि ही वॉज स्मार्ट, एफिशिएंट एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। क्योंकि वो स्मार्ट था और काम में भी अच्छा था और अपनी आधी तनख्वाह पर काम करता था। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हीज फॉल्ट्स। लेकिन उनके असिस्टेंट में कुछ खामियां भी थी। एवरी नाउ एंड देन, हर एक दो दिन में, हर वक्त, he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. उनका जो असिस्टेंट था जिसका नाम स्पाउल्डिंग था, वो हर थोड़े दिन में नीचे चले जाता और फोटोग्राफी करने लगता, फोटोग्राफ्स लेने लगता, क्योंकि फोटोग्राफी उसकी हॉबी थी। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये है शर्लॉक होम्स और ये जो है ये उनके फ्रेंड है शर्लॉक होम्स के, जो कि वहाँ पर आके सारी स्टोरी सुन रहे हैं। और ये है मिस्टर विल्सन जो कि लाल बालों वाले हैं। स्पाउल्डिंग showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiah Hopkins, had founded the famous Red-Headed League. अब स्पाउल्डिंग एक दिन वो इश्तिहार लेकर आता है मिस्टर विल्सन के पास और कहता है कि सर देखो, अमेरिका का एक लखपति जिसका नाम एजिकिया हॉपकिंस है, उसने एक तंजीम बनाई है लाल बाल वालों के लिए, टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाइक हिमसेल्फ, ताकि वो तमाम लाल बाल वालों की मदद कर सके। स्पाउल्डिंग अर्ज मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। स्पाउल्डिंग ने अपने मालिक यानी मिस्टर विल्सन से कहा कि आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। मिस्टर विल्सन ने स्पाउल्डिंग की बात मान ली और वो दोनों उस पते पर चले गए जो कि न्यूज़पेपर में दिया गया था। जब वहां पर पहुंचे तो देखते क्या हुआ। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। तो जो स्ट्रीट थी, यानी जो गली थी, वो पूरी लाल बाल वालों से भरी हुई थी। मिस्टर विल्सन थॉट दैट विथ सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट द जॉब। मिस्टर विल्सन को ऐसा लगने लगा कि इतने सारे लोग अप्लाई करने वाले जॉब के लिए, शायद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ही वॉन्टेड टू गो बैक। वो घर जाना चाहते थे। लेकिन स्पाउल्डिंग पुश थ्रू द क्राउड एंड टुक मिस्टर विल्सन टू द ऑफिस। स्पाउल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को धकेलते हुए ऑफिस के पास लेकर आया। देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। जब वो ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन एक टेबल और कुछ कुर्सियां थी। अ रेड हेडेड मैन सेट बिहाइंड द टेबल। टेबल के पीछे एक लाल बालों वाला शख्स बैठा था। ही वॉज मिस्टर डनकिन रॉस। उसका नाम मिस्टर डनकिन रॉस था। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग। वो उस तंजीम का जिम्मेदार था, यानी मालिक था। ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मिस्टर विल्सन। वो मिस्टर विल्सन को देखकर, उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। एंड अनाउंस इमीजिएटली दैट ही वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब। और उसने जल्दी से ये ऐलान कर दिया कि मिस्टर विल्सन को ये जॉब मिल गई है और वो इसके लिए मतलब परफेक्ट है। ही शूक हैंड्स विथ मिस्टर विल्सन। उस शख्स ने मिस्टर विल्सन से हाथ मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मुबारकबाद दी, एंड टोल्ड ऑल अदर कैंडिडेट्स टू गो बैक। और तमाम उम्मीदवार जितने बाहर खड़े थे उन सबको जाने के लिए कहा। Mr. Duncan Rose explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2। मिस्टर डनकन रोस ने
मिस्टर विल्सन से कहा कि तुम्हें ऑफिस में रहना होगा 10 से 2 बजे तक। इफ़ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लूज द जॉब। अगर 10 से 2 के बीच में वो कभी ऑफिस से बाहर गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. स्पाउल्डिंग ने मिस्टर विल्सन से कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं आपका कारोबार संभाल लूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप 10 से 2 का वक्त यहाँ पर दे सकते हैं। द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 पाउंड्स अ वीक। और जो पगार होगी यानी जो सैलरी होगी वो 4 पाउंड हफ्ते के दिए जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर विल्सन ने कहा, एंड द वर्क, सेड मिस्टर विल्सन, यानी काम क्या होगा? यू हैव टू कॉपी आउट द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। यानी जो ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया है, यानी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक बुक है, तुम्हें उसको कॉपी करना होगा। द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट। जो काम था वो बहुत हल्का था और जो पैसे मिल रहे थे वो बहुत अच्छे थे। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब। और यही देखकर मिस्टर विल्सन ने नौकरी कबूल की एंड बिगेन हिज वर्क विद द वेरी नेक्स्ट डे। और अगले दिन से ही ये काम शुरू कर दिया। मिस्टर डनकन रोज वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली। मिस्टर डनकन रोज वहाँ पर ऑफिस में आते थे ये देखने के लिए कि मिस्टर विल्सन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं ना, एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस, और ऑफिस से नहीं जाते थे। ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए। उन्होंने मिस्टर विल्सन से कहा कि आप ए लेटर से शुरू कीजिए। इंसाइक्लोपीडिया में ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में चीज़ें दी गई होती है, तो ए टू जेड तक का पूरे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती है, अरेंज्ड होती है। तो जो मिस्टर डनकिन रोज थे उन्होंने कहा कि आप इंसाइक्लोपीडिया को लेटर ए से स्टार्ट कीजिए। मिस्टर विल्सन रोड डिलीजेंटली फॉर 4 आवर्स विदाउट लीविंग हिज प्लेस। मिस्टर विल्सन ने मिस्टर डनकिन रोज का हुक्म मानते हुए बिल्कुल वैसा ही किया और लगातार 4 घंटे अपनी जगह छोड़े वो अपना काम करते रहे। मिस्टर रोज वुड ड्रॉप इन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी दैट ऑल वॉज राइट विथ मिस्टर विल्सन। मिस्टर डनकिन रोज बार बार मिस्टर विल्सन के पास ये देखने आते कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। एट 2 o'clock ही बेड मिस्टर विल्सन गुड डे एंड लॉक द डोर ऑफ द ऑफिस। और जब 2 बज जाते तब मिस्टर विल्सन के पास मिस्टर रोज आते और उनको गुड बाय करके ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके चले जाते। दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे मिस्टर होम्स। मिस्टर विल्सन कहानी सुनाते हुए कहने लगे कि ऐसा हर दिन होता था मिस्टर होम्स। सेड मिस्टर विल्सन, एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी। मिस्टर विल्सन कहने लगे कि ऐसा हर दिन होता था मिस्टर होम्स, और सैटरडे के दिन मुझे मेरी सैलरी मिल जाती। इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक। और ऐसा ही अगले हफ्ते भी हुआ। एंड द सेम द नेक्स्ट एंड द सेम द वीक आफ्टर। और उसके अगले हफ्ते भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ दिन बाद, मिस्टर डनकिन रोज केम इन ओनली वंस इन अ वाइल एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो मिस्टर डनकिन रोज थे वो सिर्फ एक बार आने लगे, और वक्त के साथ तो फिर वो आने ही नहीं लगे। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड। मिस्टर विल्सन अपनी कहानी सुनाते हुए आगे बढ़ी। 8 weeks had passed like this, and I had written about Abbott's Archery etc. ऐसे ही कर करके 8 हफ्ते गुजर गए और मैंने एबॉट्स आर्करी और यहाँ तक कि तमाम चीज़ों के बारे में लिख दिया। एंड होप दैट आई माइट गेट ऑन टू बी सून। और मैं ऐसा सोचने लगा कि अब मैं जल्दी से बी पर भी पहुँच जाऊँगा। एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड। और अचानक से हमारा तमाम कारोबार ठप हो गया। ये सुनकर मिस्टर होम्स ने कहा, टू एन एंड? होम्स आस्क्ड, ख़त्म हो गया? उसके जवाब में कहा, यस सर, हाँ सर। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, आई वेंट टू माई वर्क एज यूजल एट 10 o'clock। हर रोज़ की तरह मैं आज सुबह भी 10 बजे पहुंच गया ऑफिस। बट द डोर वॉज शट एंड लॉक्ड विद अ लिटिल नोट नेल्ड ऑन इट। But the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said, "The red-headed league is dissolved. October 9, 1888."
मिस्टर विल्सन ने कहा कि हर रोज़ की तरह आज सुबह भी मैं 10 बजे निकल गया, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगा था और वहां पर एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा था द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व, यानी लाल बालों वाली तंजीम अब खत्म हो चुकी है और आज की तारीख दी गई थी। ये देखकर आई वॉज शॉक, मैं हैरान रह गया। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी। वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए आगे बढ़े। आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेस बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग। मैंने ये देखकर आसपास के जो दफ्तर थे उनमें छानबीन की, लेकिन किसी को भी हमारी तंजीम के बारे में कुछ नहीं पता था। द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम, और मुझे ये मालूम हुआ कि जो हमारा रूम था, जो हमारा दफ्तर था, वो किराए से लिया गया था एक जाली नाम पर। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पाउल्डिंग फॉर एडवाइस। मैं घर गया और मैंने अपने असिस्टेंट स्पाउल्डिंग से कुछ राय मांगी, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, लेकिन वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर सका। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग मिस्टर होम्स। मुझे उस तंजीम के बारे में जानना है मिस्टर होम्स। हु दे आर एंड वाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी। वो लोग कौन थे और उन्होंने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला। द होल थिंग इज़ अ मिस्ट्री। ये हर चीज़ एक पुरस्कार है, यानी हर चीज़ एक मिस्ट्री बन चुकी है। दैट इज़ वाई आई केम टू यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ मिस्टर होम्स, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब मिस्टर होम्स कहते हैं, होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। उनको मिस्टर विल्सन की कहानी बहुत अलग मालूम हुई। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल्ड योर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज ही लाइक। मिस्टर होम्स ने कहा कि जो आपका असिस्टेंट है स्पाउल्डिंग, जो आपको सबसे पहले इस अखबार का जो एड था वो दिखाने आया था, वो कैसा है। मिस्टर विल्सन ने कहा, स्मॉल, स्टाउट, विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड। स्प्लैश ऑफ एसिड यानी तेजाब की छिड़क, फोरहेड। तो मिस्टर विल्सन ने कहा कि जो मेरा असिस्टेंट है वो छोटा है, छोटे कद का है, और उसके चेहरे पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, और उसके माथे पे एक धब्बा है एसिड का। आई थॉट एज मच, सेड मिस्टर होम्स। हाँ, इतना काफ़ी है। इज ही स्टिल विथ यू, क्या वो अब भी आपके साथ है। ओह यस सर, मिस्टर विल्सन ने कहा। दैट विल डू मिस्टर विल्सन। तब होम्स ने कहा, ठीक है, अब हम देखते हैं मिस्टर विल्सन। आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे और टू। मैं इससे मुतल्लिक आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। टुडे इज़ सैटरडे एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन। आज सैटरडे है और मंडे तक मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।